तमाम एनटीएस गैट सब्जेक्ट के उम्मीदवारों के लिए खबर। क्या आप 2026 के टेस्ट के लिए वाकई तैयार हैं? ज्यादातर तलबा सिर्फ अपने सब्जेक्ट की तैयारी करती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश के जो एमसीक्यूज हैं तकरीबन हर सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। इस मुकम्मल वीडियो के अंदर मैं आपको 50 एमसीक्यूज बताऊंगी जो पास्ट पेपर से लिए गए हैं और हर सब्जेक्ट के उम्मीदवार के लिए लाजमी है, और इसके साथ साथ आपको आंसर्स और एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगी। आखिरी लम्हे का आपने इंतजार नहीं करना, मतलब लास्ट वाले डेज के अंदर तैयारी नहीं करनी। अभी वीडियो को देखें और अपना गैट का जो स्कोर है उसको बूस्ट करें, उसको इंक्रीज करें सिर्फ चंद मिनट की तैयारी से। याद रखें ये एमसीक्यूज तमाम सब्जेक्ट्स के लिए हैं, इसलिए आप इसे मिस नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यूज। ये हमारे पास एमसीक्यूज हैं, पास्ट पेपर से लिए गए हैं। ये पहले कुछ एमसीक्यूज सिनोनिम एंटोनिम वाले होंगे, फिर सेंटेंस कंप्लीशन वाले होंगे, फिर ग्रामर यूसेज के हिसाब से होंगे, फिर आपने एक पैसेज रीड करना होगा, उसके बाद उसके एमसीक्यूज बताने होंगे। तो ये ना पूरी ग्रामर से, यानी जिस टाइप में से एमसीक्यूज आते हैं आपके पेपर के अंदर इंग्लिश के, तो ये हर एक टाइप के इसके एमसीक्यूज इंक्लूड किए गए हैं इस वीडियो में। तो पहले कुछ एमसीक्यूज सिनोनिम एंटोनिम के हवाले से होंगे, इनको स्टार्ट करते हैं। आपने याद रखना है ये पास्ट पेपर वाले एमसीक्यूज हैं। पहले वाला एमसीक्यूज है एंटोनिम ऑफ स्केयर्स, तो इसका एंटोनिम है अबंडेंट। अब हमें इसका मतलब अगर पता होगा तो ये याद करने में आसानी होगी। स्केर्स का जो मतलब होता है शॉर्ट, इन शॉर्ट सप्लाई, ऑपोजिट इन अबंडेंट, यानी जिसकी मिकदार थोड़ी कम हो, क्वांटिटी कम हो, चीज़ जो है हमारे पास वाफर मिकदार में ना हो, थोड़ी सी लिमिटेड हो। तो इसका जो एंटोनिम है, यानी इसका जो ऑपोजिट वर्ड है वो अबंडेंट होगा। अबंडेंट का मतलब होता है कोई चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। इसके बाद सेकंड वाला एमसीक्यूज है हमारे पास सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट। डिलीजेंट का हमने सिनोनिम बताना है और वो है हमारे पास इंडस्ट्रियस। ये जो डिलीजेंट है इसका मतलब है इंडस्ट्रियस। अब इसका उर्दू मतलब होता है हार्ड वर्क, यानी कोई भी मेहनती इंसान जो है उसको हम कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियस है, वो बहुत ज़्यादा डिलीजेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास वन वर्ड मीनिंग ऑफ फियर ऑफ हाइट्स। किस तरह आपने फियर ऑफ हाइट के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करना है, तो वो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं एक्रोफोबिया। एक्रो का मतलब है हाइट और फोबिया का मतलब है डर। आपने अक्सर सुना होगा किसी को पानी से डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को किसी चीज़ से डर लगता है। तो जिस बंदे को हाइट से डर लगता है यानी ऊंचाई से डर लगता है उसको हम कहते हैं इसको एक्रोफोबिया है, यानी इसको हाइट से डर लगता है। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ इलेटेड। अब इसका भी मतलब यही है कि आपने जो इलेटेड वर्ड है इसका आपने सिनोनिम बताना है, यानी इलेटेड जो वर्ड है इसके क्लोज जो मीनिंग वाला वर्ड है वो आपने बताना है। तो इसका आंसर है हमारे पास ओवरजॉयड, यानी जिसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है वो है हमारे पास इलेटेड का मीनिंग। 5 है हमारे पास विच वर्ड मीन्स नॉट हार्मफुल, यानी ये जो 4 ऑप्शन है आपके पास इनमें से आपने कोई ऐसा वर्ड बताना है जिसका मतलब हार्मफुल नहीं होता। तो टॉक्सिक का मतलब भी हार्मफुल होता है, मलिशियस का मतलब भी हार्मफुल होता है, नॉक्सियस का मतलब भी हार्मफुल होता है, लेकिन जो ऑप्शन ए है ना ये इसका मतलब हार्मफुल नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया आंसर। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एंटोनिम ऑफ एनिशियंट। इसको एनिशियंट भी कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं, कुछ इसको एनिशियंट प्रोनाउंस करते हैं। तो आप इसको कर सकते हैं जैसे भी आपने करना हो। इसका मतलब होता है पुराना, यानी जो पुराने ज़माने का हो। तो हमने चूंकि इसका एंटोनिम बताना है, इसका ऑपोजिट वर्ड बताना है, तो इसका आंसर है मॉडर्न। बी वाला ऑप्शन इसका ठीक है। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन नंबर 7 है सिनोनिम ऑफ कॉन्टेम्पलेट। ये आपके पास एक वर्ड है कॉन्टेम्पलेट, इसका आपने सिनोनिम बताना है। तो इसका मतलब होता है कंसीडर करना, यानी किसी भी चीज़ को एज ए कंसीडर कर लेना, लेट अस सपोज कर लेना उसको। तो ये इसका है सिनोनिम। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है विच मीन्स एक्सट्रीमली लार्ज। ये आपके पास हैं 4 ऑप्शन, इनमें से आपने बताना है किसका मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा। तो इसके पास हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी करेक्ट है। मैसिव इसका भी मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वेग। कुछ इसको वेज पढ़ते हैं, कुछ इसको वेग पढ़ते हैं। तो आप जैसे भी इसको प्रोनाउंस करते हैं इसको कर लीजिएगा। इसका मतलब होता है अनसर्टेन, यानी कोई भी ऐसी सिचुएशन या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो अनसर्टेन हो, गैर यकीनी हो और अचानक से हो जाए, वो आपके पास इसके मीनिंग में आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है विच मीन्स टाक्टिव। यानी टाक्टिव का मतलब क्या है? टाक्टिव का मतलब होता है चैटी, यानी बहुत ज़्यादा बातें करने वाला, बातूनी इंसान या फिर बातूनी चीज़ें। आगे क्वेश्चन नंबर
11 है एंटोनिम ऑफ ब्रेव। ब्रेव का एंटोनिम बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। तो ब्रेव चूंकि बहादुर को हम बोलते हैं, जिसके अंदर करेज हो, जिसके अंदर बहादुरी हो। तो फियरफुल यानी कोई भी ऐसा इंसान या चीज़ जिससे बहुत ज़्यादा डर लगता हो या फिर जो बहुत ज़्यादा डरपोक हो, उसको आप फियरफुल कहते हैं। ये इसका एंटोनिम है। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, वो है द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू ऑब्स्टेकल, यानी ऑब्स्टेकल के मिलता जुलता वर्ड बताना है, इसका सिनोनिम बताना है। तो ऑब्स्टेकल का मतलब होता है रुकावट। कोई भी चीज़ आपके रास्ते में रुकावट बनी हो तो वो ऑब्स्टेकल होती है। तो इसका सिनोनिम है बैरियर। बैरियर भी आपने देखा होगा रास्ते के अंदर रुकावट के तौर पे पड़े होते हैं। तो ये आपके पास इसका सिनोनिम हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है मीनिंग ऑफ अबंडेंट। अबंडेंट हम पहले भी देख चुके हैं। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा मिकदार में। तो प्लेंटी जो है ये इसका सिनोनिम है, इसका मीनिंग है। प्लेंटी का भी मतलब होता है बहुत ज़्यादा। अब ये प्लांट नहीं है, प्लांट के स्पेलिंग होते हैं PLANT, ये प्लेंटी है PLENTY, यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं, वो है सिनोनिम ऑफ फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट का मतलब होता है जल्दी जल्दी तब्दील होना, यानी जिस तरह मौसम जो है वो बार बार तब्दील होता है कभी कभार, तो वो फ्लक्चुएट कर रहा होता है, यानी एक जैसा नहीं रहता, हमेशा बार बार तब्दील होता है। तो इसी तरह जो वेरी है VARY, इसका भी मतलब होता है बार बार तब्दील होना, चेंज होना। याद रखें ये VERY वेरी नहीं है, ये वेरी है VARY। इसका मतलब होता है फ्लक्चुएट करना, बार बार चेंज होना। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है वर्ड सिमिलर टू रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ से आप हिचकिचा रहे हैं, शर्म महसूस कर रहे हैं, तो वो उसका सिनोनिम होता है हेजिटेंट, यानी हिचकिचाना। ये हमने 15 MCQs देखे सिनोनिम एंटोनिम के। अब जो सेकंड वाला पोर्शन है वो है हमारे पास ग्रामर और उसके यूज़ के हिसाब से। इसके 20 MCQs होंगे। तो पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपके पास 4 ऑप्शन है, शी डोंट लाइक एप्पल्स, शी डजंट लाइक एप्पल्स, शी डज नॉट लाइक एप्पल्स और शी नॉट लाइक एप्पल्स। तो इसमें से आपने ठीक वाला बताना है। तो सी वाला ऑप्शन ठीक है, शी डज नॉट लाइक एप्पल्स। शी के बाद चूंकि ये सिंगुलर है तो डज आएगा, फिर चूंकि सिंगुलर आ गया है, डज आ गया है हेल्पिंग वर्ब, तो आपने लाइक लगाना है। लाइक हमने इसलिए लगाया, लाइक्स इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो आगे वाला एप्पल्स है ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ सिंगुलर जो वर्ब है वो इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने लाइक लगाया और हमारे पास ऑप्शन सी इसका करेक्ट बन गया, शी डज नॉट या फिर शी डजंट लाइक एप्पल्स। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, डजंट या फिर डज नॉट गोज विद बेस फॉर्म। तो हमने इसके लिए एक सेंटेंस बनाना है, फिल इन द ब्लैंक। सॉरी, ये मैं थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर गई हूँ। ये जो 17 जहाँ पे मैंने लिखा है ये ऊपर वाले का आंसर है, और जो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास वो ये है, फिल इन द ब्लैंक आई डैश टू द स्टोर येस्टरडे। तो आई वेंट टू द स्टोर येस्टरडे आएगा। ये आपके पास पास्ट सिंपल का टेंस है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और बाकी सारा कुछ एज इट इज होता है। आई वेंट टू द स्टोर येस्टरडे, मैं कल स्टोर गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे वाला है क्वेश्चन नंबर 18, सिलेक्ट द करेक्ट प्रेपोजिशन, शी इज गुड डैश मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे एट आएगा। एक चीज़ आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट आ जाएगा ना, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर, जीके, तो आपने उससे पहले एट प्रेपोजिशन लगानी होती है। किसी भी सब्जेक्ट से पहले एट प्रेपोजिशन ठीक होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है विच इज़ करेक्ट। तो ये हमने 4 पढ़ने हैं ऑप्शंस, दे हैज़ अराइव्ड, दे हैव अराइव्ड, दे इज अराइव्ड, दे आर अराइव्ड। तो आपको पता है दे के साथ हैव आता है और हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो दे हैव अराइव्ड आएगा। दे के बाद हैज़ नहीं आ सकता क्योंकि ये सिंगुलर है, दे के बाद इज भी नहीं आ सकता क्योंकि ये कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, और दे के बाद आर भी नहीं आ सकता क्योंकि ये भी कंटिन्यूअस का है। इसके बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, तो हम दे हैव अराइव्ड कहेंगे तो हमारा जो सेंटेंस है वो ठीक होगा। ये हमने देख लिया। इसके बाद हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विच इज द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पे हमने करेक्ट आर्टिकल लगाना है, ही इज ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, आ ऑनेस्ट मैन, या फिर द ऑनेस्ट मैन, या फिर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो इसका आंसर है एन। यहाँ पे जो है वो ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ये वाला ऑप्शन इसका ठीक है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ये आपका ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है
क्वेश्चन नंबर 21 है आइडेंटिफाई द एरर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बुक्स। इसमें हमने एरर अपना बताना है, तो इसका ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे आएगा सी वाला ऑप्शन, ठीक है। हैव शुड बी हैज़, यहाँ पे ये जो है आपके पास पूरे का पूरा सेंटेंस, इसमें ये हैव की जगह पे हैज़ आएगा, तो हमारा सेंटेंस ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ बुक्स, तो यहाँ पे हैज़ क्यों आया है, क्योंकि हमने स्टार्ट पे ईच लगा दिया है। जब हमने ईच लगा दिया है तो इसका मतलब है हम एक सिंगल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक सिंगल स्टूडेंट के लिए सिंगल हेल्पिंग वर्ब आएगा और वो क्या आएगा, हैज़ आएगा। हैव जो है वो ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं चूज दी करेक्ट वर्ब। तो ये है हमारे पास द टीम डैश प्लेइंग वेल, तो इसके बाद इज आएगा द टीम इज प्लेइंग वेल, जो कि टीम है ये आपके पास वर्ब है, सॉरी ये आपके पास नाउन है, लेकिन ये कौन सा नाउन है, जो कि एक जिस तरह एक टीम है वो आप कलेक्टिव नाउन है, सॉरी ये मेरे माइंड से वर्ड स्किप हो गया था, ये कलेक्टिव नाउन है, ये एक सिंगल कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होता है, तो इसलिए आएगा द टीम इज़ प्लेइंग वेल। तो अगर एक पुलिस वर्ड है तो ये मैं थोड़ी सी इसके साथ वाली एक और आपको एग्जांपल देती हूँ। एक पुलिस वर्ड है तो आप कहेंगे पुलिस में तो बहुत सारे लोग होते हैं, ये इसके साथ तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन आपने याद रखना है जो पुलिस है ये एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के साथ आप सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। पुलिस इज़ प्लेइंग वेल ये भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह द टीम इज़ प्लेइंग वेल, ये आपके पास एक नाउन है और इसके साथ आपने सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना होता है, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 23 है, ये जो मैंने ये 23 इसके साथ लिखा है ये ऊपर वाले का आंसर है। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, फिल इन द ब्लैंक आई विश आई डैश रिचर। तो यहाँ पे वर आएगा आई विश आई वर रिचर, ये आपके पास सब्जंक्टिव मूड है, तो ये आपने देख लेना है, इसका एक्सप्लेनेशन निकाल के खुद, और इसको वीडियो के कमेंट में भी लिखिएगा ताकि बाकी बच्चे भी देख ले। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है चूज़ दी करेक्ट फॉर्म। ये आपके पास है सेंटेंस इफ़ आई डैश टाइम आई विल हेल्प यू, इफ़ आई हैव टाइम आई विल हेल्प यू, ये आपके पास है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है विच सेंटेंस इज़ करेक्ट, ये हमने करेक्ट सेंटेंस बताना है। ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ही डिड नॉट वेंट, ही नॉट वेंट, ही डिडंट गो, ही डिडंट गोन। तो इसके आपके पास सही वाला ऑप्शन है ऑप्शन सी, ही डिडंट गो, ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी जो हमारे पास 26 से लेके 50 तक के MCQs हैं वो हम पार्ट 2 के अंदर देखेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो लंबी हो सकती है, ताकि आप लोग जो हैं वो अच्छे से इसको देख सकें 2 पार्ट्स के अंदर। आई होप सो कि वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।